So in electron transport system which was given by Georgi and Vaughan, what we are going to do, we are going to decide the fate of the 10 NADH2 and the 2 FADH2. 10 NADH2 will provide you 30 ATP and 2 FADH2 will provide you 4 ATP. So for one glucose molecule you are supposed to get 34 ATP in mitochondria. That's why we say that mitochondria is a powerhouse of a cell. Okay? अब इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है? It is a chain of sequence in which the electron will travel from one acceptor to another, जिसके कारण due to which energy will be produced. और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूछा जाता है कि यह कहाँ होता है. तो इसकी जो साइट होती है वो है इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. अब हमने ग्लाइकोलाइसिस से पूछा, मैंने कि भाई ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल तुम करते क्या हो, व्हाट इज द एम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस ने बोला कि सर देखो ये फूड है और इस फूड में से हाइड्रोजन निकालती है कौन, ग्लाइकोलाइसिस. और ये हाइड्रोजन ये किसको दे देती है, NAD को. उससे क्या बनता है, NADH2 बनता है. क्रेब्स साइकिल को पूछा मैंने, तो क्रेब्स साइकिल ने भी यही कहा कि हम भोजन में से हाइड्रोजन को निकालते हैं और इस हाइड्रोजन को या तो FAD को दे देते हैं तो ये FADH2 बनाता है, या NAD को दे देते हैं जिससे कि NADH2 बनता है. तो टोटल NADH2 कितने मिले, 10, और FADH2 कितने मिले, 2. ओके. फिर इनको कहाँ भेजा जाता है, सबको इनको भेजा जाता है ETS में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजा जाता है, जो कहाँ पर होता है, इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है. ओके. अब बात चलेगी कि NADH2 जो होता है, एक NADH2 जो होता है वो कैसे 3 ATP देगा और एक FADH2 जो है कैसे 2 ATP देगा, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से समझाने जा रहा हूं. अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस. एक कहलाता है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है. और दूसरा होता है सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलेगा. तीसरा कोएंजाइम Q, और चौथा कोएंजाइम Q साइटोक्रोम B एंड C1. ये तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया. चौथे के अंदर आ जाते हैं हमारे पास में साइटोक्रोम, जो साइटोक्रोम C, A और A3 होता है. यानी कि साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन A में जाएगा, A से A3 के अंदर जाएगा. ओके. ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हमारी किताब के अंदर इन लोगों ने बता रखे हैं. अब हम देखेंगे
कि एक NADH2 से कैसे 3 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्राप्त होती है। ओके, सो इसको भी आप चार्ट से याद करो। चार्ट से याद करने से आसानी रहती है। ये NADH2 आया, मैंने कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कि सर ETS में जा रहा हूँ, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये वहाँ पर ये पहला कॉम्प्लेक्स है, ये NAD में बदल गया, और इसने क्या करा, ये इसको, ये हाइड्रोजन किसको दे दी इन्होंने, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड को। किसको? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड को। और इसने ये हाइड्रोजन ले ली FMNH2, हो गया। अब इस दौरान क्या हुआ, एक ATP निकलती है, ये एक ATP निकल गई। अभी हमने पढ़ा था, अब दूसरा कॉम्प्लेक्स आएगा सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। जब सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है, तो वहां पर मैंने कहा था कि एक एंजाइम काम में आता है, सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। वहां से हमको एक FADH2 मिला था, याद करो। ये FADH2 आपका FAD के अंदर बदलता है, और ये FAD जो होता है वापस फिर FADH2 के अंदर बदल सकता है। ओके, अब यहां पर एक कोएंजाइम Q होता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, उसमें क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, ये रहा कॉम्प्लेक्स 1, ये रहा कॉम्प्लेक्स 2, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, और ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाता है, और हमको हाइड्रोजन देता है। 2 एटम हो गए अपने पास में। अब ये दोनों जो हैं इसके साथ में मिलकर CoQH2 बनाते हैं। CoQH2 इज इन फैक्ट व्हाट्स योर, दैट इज योर यूबिक्विनोन। क्या है ये? यूबिक्विनोन प्रोटीन होता है। और अब यह वापस CoQ में बदल जाएगा, और फिर ये इधर आएगा। तो ये है आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स। अभी थर्ड भी चलेगा वैसे और आगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक केवल हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है। किसका ट्रांसफर हुआ है? हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है। ओके, अब साइटोक्रोम सिस्टम शुरू होगा। साइटोक्रोम सिस्टम में 5 साइटोक्रोम होते हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। वो कौन कौन से होते हैं? B, C1, C, A3। ये याद कर लेना, रट लेना, आता है क्वेश्चन। तो ये कौन हो गया? साइटोक्रोम B। ये कौन हो गया? साइटोक्रोम B। ये सब कौन हो गए? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। ओके, और यहां पर भी C1, C, A3 लिखा मैंने। तो ये साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम E। हो गया बेटा? अब ये ऐसे अपन ने गोले आधे आधे कर दिए। ये हुआ। अब इन साइटोक्रोम में होता क्या है? फेरस आयन जो होता है वो फेरिक में बदलता है, और वापस फेरिक फेरस में बदलता है। तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो ऑक्सीडेशन हुआ, लिया तो रिडक्शन हुआ। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो सब के अंदर आपको आयरन, फेरस और फेरिक देखने को मिलेगा। तो फेरिक इज योर दिस वन। ओके, अब जब हाइड्रोजन जो इनका स्थानांतरण यहां तक हुआ, वो अपना इलेक्ट्रॉन अब इनको दे देंगे।
तो मैंने हाइड्रोजन से पूछा आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने बोले सर ये आप जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं वह क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जा जाकर एकत्रित होते रहते हैं। ये हो गए बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बनते, और इसी से फिर एनर्जी मिलती है। एक क्वेश्चन आया था एक बार कि हमारे भोजन में ऊर्जा कहाँ संचित होती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन के ये आयन बने, ये आगे, अब इन्हीं से आपको एनर्जी मिलेगी। आप ये मत कहो कि एटीपी से मिलती है या NADH2 से मिलती है या FADH2 मिलती है। हमारे भोजन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं या हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उन्हीं में ऊर्जा विद्यमान होती है और वही हमको ऊर्जा देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस जगह पर आपको एक एटीपी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये एक एटीपी मिल गई। ये चमका दिया मैंने इसको ताकि आपको मालूम पड़े कि कहाँ कहाँ पर एटीपी का उत्पादन हुआ। तो ये हमारे पास में ये हो गई। अब इलेक्ट्रॉन वही फेरस से फेरिक और फेरिक से फेरस बदलते रहेंगे, +2 +3 +2 +3 +2 +3, ये ऐसे आपस के अंदर बदलते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर हो जाएगा। लेकिन साइटोक्रोम A3 में अब क्या होगा, जब ये यहां पर आए हम, तो इस जगह पर भी हमको एक एटीपी मिलेगी, ये मिल गई। अब यहां पर क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ओके, और यहां पर आयरन तो था ही लेकिन साथ में कॉपर भी होता है। तो चलिए हम इसको यूं लेके चले गए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो किससे आया, आयरन से। एक इलेक्ट्रॉन किससे आया, Fe से एक इलेक्ट्रॉन आया और कॉपर से भी एक इलेक्ट्रॉन आया। ये बाहर निकले, मतलब ये बाहर निकले। आयरन से भी एक इलेक्ट्रॉन आया और कॉपर से भी एक इलेक्ट्रॉन आया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले आपके, तो आंसर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा, हाफ O2 यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, केवल एक एटम। तो ये आपको क्या बना के देगा, O। ये O क्या करता है, हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है। तो ये हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन को जब निकाला तो आपके पास में क्या बन गया, वाटर। क्या बन गया आपका, वाटर। इसी को टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ ऑक्सीकरण। ये पूछते हैं क्वेश्चन, जब नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन इट गिव राइज टू यू वाटर। ये आपको जल बनाकर देती है। एक और चीज दोबारा सीखो, केवल साइटोक्रोम A3 के अंदर आयरन और कॉपर होता है, जिसके कारण कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जो कि नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके आगे में को मिलते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 पहले कक्ष के अंदर 2, दूसरे में 6, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ओके, नाउ दिस ऑक्सीजन विल डिराइव द हाइड्रोजन एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द H2O। H2O के निर्माण को हम लोग टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रकार से ये NADP ने बोला कि सर अब इधर आओ। उन्हें क्या आ गया कि देखो नीचे 3 गोले आपने बनाए, तो मैंने कितनी ATP दी, 3। एक NADH2 से 3 ATP एनर्जी मिलती है। ओके, तो मैंने कहा FADH2 के सर FADH2 यहां से आया था, ये कहां से आया था, क्रेब्स साइकिल से। यह आ चुका है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में FADH2 कहां से आता है, तो आंसर होता है क्रेब्स साइकिल से।
FADH ने बोला सर इधर आओ, मैं इधर आ गया। इसने बोले नीचे देखो यहाँ 2, मैंने कहा यहाँ 2। किससे ये सिद्ध हुआ कि एक FADH2 से 2 ATP निकलती है और एक NADH2 से 3 ATP अपने को प्राप्त होती है। ओके, बढ़ो, चलिए साहब, अब हमारे पास में टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में 10 NADH2 से 30 ATP मिलेगी और 2 FADH2 से 4 ATP मिलेगी। टोटल ATP एक ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया में 34 ATP मिलेगी। 38 में से या 36 में से 34 ATP तो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं। पहले चलो उसी को ले लेते हैं, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। डन। ये किसने दी थी? बाय मिटचेल। मिटचेल ने दी थी। आप ये देखिए कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, दोनों के ऊपर लागू होता है ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो कि मिटचेल ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया पे भी लागू होता है, क्लोरोप्लास्ट पर भी लागू होता है और बैक्टीरिया के ऊपर भी लागू होता है। आपके एक चीज पूछता हूं कि प्रोकैरियोट में श्वसन स्थल, रेस्पिरेटरी साइट कौन सा होता है? प्रोकैरियोट, तुम सारे आगे तो आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो बोलेगा बैक्टीरिया में तो आप बोलोगे मीजोजोम। अगर वो बोलेगा साइनोबैक्टीरिया में तो आप बोलोगे लेमिलोजोम। और अगर वो बोलेगा यूकैरियोट तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। 4 चीजें हैं, बड़ी अच्छी हैं, छोटी सी हैं, याद होनी चाहिए। अब ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हमने थाइलेकॉइड पढ़ा था। इस थाइलेकॉइड को, ये इसकी गुहिका है यानी कि ल्यूमन है। हमने अभी कहा कि ऊर्जा हमको हाइड्रोजन एटम से प्राप्त होती है। इधर भी तो जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था तो हाइड्रोजन आयन निकले थे। ये हाइड्रोजन आयन गुहिका में जा जाकर क्लोरोप्लास्ट के संचय होते हैं। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये हाइड्रोजन एकत्रित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बम का नाम सुना कभी? अगर एक हाइड्रोजन बम दुनिया के ऊपर गिर जावे तो पूरी की पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, इतनी एनर्जी होती है साहब इसके अंदर। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, याद करो, परमाणु बम डाला था, हाइड्रोजन बम उनके ऊपर। आज तक लूली लंगड़ी औलादें पैदा होती हैं। तो ये जब यहां से निकलेगा तो एनर्जी पैदा होगी। ओके, मिटचेल साहब ने ये 1961 के अंदर दिया था और 1978 में इनको नोबेल प्राइज मिली थी इस काम के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर ये छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कण होते हैं जिसको मैंने साइटोलॉजी में बताया था कि इनको F1 कण, F1 पार्टिकल भी कहते हैं, इनको ऑक्सीजोम भी कहते हैं, इनको पार्सन के कण भी कहते हैं, इनको फर्नांडिस के कण भी कहते हैं। इसका ये वाला भाग जो होता है यह F1 होता है जो एटीपेज एंजाइम देता है और ये वाला जो होता है वह F0 होता है। तो उन्होंने पूछ रखा है
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होनी चाहिए। तो देखिए साहब, एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन की प्रवणता, यानी कि उनकी सांद्रता में अंतर होना चाहिए, यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है। दूसरा, झिल्ली होनी चाहिए। तीसरा, ऑक्सीजोम होना चाहिए। चौथा, एंजाइम होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ये वाला। अब जब यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा हो गई तो दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगे। और इसके कारण क्या हुआ? एनर्जी पैदा हुई। अब समझना बात को, यही एनर्जी एडीपी को एटीपी में एटीपेज एंजाइम की सहायता से बदलती है और हमको एटीपी मिलती है। हमारे शरीर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग, हमारे शरीर में ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कौन? एटीपी। और पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कौन? सूरज, सन। ओके, अब एटीपी इज जस्ट लाइक अ बैटरी। एटीपी एक बैटरी के समान होती है, जो एटीपी में बदल गई तो डिस्चार्ज हो गई, वापस एटीपी में बदल गई तो चार्ज हो गई। आई बात समझ में? एटीपी साइकिल जो था, इट वाज गिवन बाय लोहमैन। और ये जो इक्वेशन होती है जिसमें कि एडीपी पी के साथ में मिलकर एटीपी देता है, इसको लोहमैन रिएक्शन कहते हैं, लोहमैन्स रिएक्शन। और एक होता है लिपमैन, जिन्होंने साइक्लिक एएमपी साइकिल दिया था। सुदरलैंड ने सेलुलर रेस्पिरेशन नामक पुस्तक लिखी थी। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, दोबारा, तो सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड हियर। इधर भी क्या होगा कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अधिक से कम की ओर जाएगा, ऊर्जा निकलेगी, ये ऊर्जा निकली और ऊर्जा क्या करेगी? एडीपी को एटीपी में बदलेगी। क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि श्वसन के समय, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड? कि जो एनर्जी निकलती है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य क्या है? एडीपी को एटीपी में बदलना। ये मत कहना कि साहब उपापचय में काम में आती है और ये आती है और वो आती है, नहीं। जो एनर्जी निकली वो एटीपी उत्पादन के अंदर काम में आती है। इसी को हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं, जो कि मिटचल साहब ने दी थी 1961 के अंदर, और 1978 के अंदर इनको जो है इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, नाउ अब अपन कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा ग्लूकोज कितने प्रतिशत दक्ष है, एफिशिएंट है। तो आंसर है, ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इज 45%। ये याद कर लो पहली बात तो, डायरेक्ट क्वेश्चन ये से बनता है। अभी कैसे? देखो बेटा, हम लिखते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6860 कैलोरीज एनर्जी निकलती है। ओके, एक एटीपी में 8.15 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। तो हमारे पास में कितने निकले? 38 एटीपी में, या यूं कह दो 34 जूल। ओके, तो 38 एटीपी के अंदर कितनी निकलेगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हिसाब किताब अगर आप निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी योर, जैसे ये रहा 8.15 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास में आया ये वाला, तो ये हो गया कितना हुआ? 815। 1000 हुआ तो ये हो गया, 2 जीरो लग गई, 8150। तो एक कैलोरीज, तो एक एटीपी से कितनी निकलेगी? 8150 इंटू 338। तो 100 एटीपी से कितनी निकलेगी? अपॉन 38। तो 100 एटीपी से कितनी निकलेगी?
8150 अपॉन 38 इंटू 100। इसको यदि कन्वर्ट करते हैं अपन लोग, दैट कम्स आउट टू बी योर 309700 कैलोरीज। इतनी एनर्जी हमको जो है मिली। मैंने कहा यार निकाल तो तुम इतने रहे थे 68600 और मिली कितनी 309700। तो कितने का लॉस हो गया? ये लॉस हो गया 3, 15 में से हो गया 6, 7 इतना। तो इसका मतलब हमारा ग्लूकोज जो है कितने प्रतिशत दक्ष होता है? 100 में से निकलते हैं इतने। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग कि हमारे पास में टोटल एनर्जी कितनी थी, थोड़ा सा अलग सिंपल तरीके से ले लेते हैं अपन लोग कि 68600 में से 38 ATP इज इक्वल टू 309700 कैलोरीज एनर्जी निकली। तो एक में से कितनी निकली? 309700 अपॉन 686 इतना। तो 100 में से कितनी निकली? तो आंसर हुआ ये वाला। तो आंसर क्या निकलेगा? 45%। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसको भूल जाना। अपन यूँ लेते हैं 6,86,000 में से इतनी निकली तो एक में से कितनी निकलेगी? तो 100 में से कितनी निकलेगी? तो हमारा ग्लूकोज कितने प्रतिशत दक्ष निकला? 45, यानी कि 55% एनर्जी वेस्ट हो जाती है जितनी भी एनर्जी ग्लूकोज में उपस्थित होती है उसकी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेंटोज फॉस्फेट pathway. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसे हम लोग PPP भी कहते हैं, इसको HMP यानी कि हेक्सोज मोनो फॉस्फेट शंट भी कहते हैं। इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे भी कहते हैं। इसको साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे भी कहते हैं। किसने दिया था? गिवन बाय हॉरेकर एंड रैकर। ओके, डिस्क्राइब्ड बाय, किसने वर्णन किया था? वारबर्ग एंड एक और नाम होता है इसका वारबर्ग डिकिंस पाथवे, इन्होंने दिया था ना ये वारबर्ग डिकिंस पाथवे। हुआ? इसमें क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है। मैंने कि क्यों नहीं होता है? नो ग्लाइकोलाइसिस। क्या रीजन है? इफ NADP H2 is available in place of NAD, अगर NADH2, ये तो रेस्पिरेशन में काम में आता है, लेकिन उसके स्थान पर यदि ये NADPH2 मिल जाता है तो क्या होता है? PPP। या पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये हुआ कि बोरोन डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण ग्लाइकोलाइसिस PPP की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
ये तो रहा हिसाब किताब। और दूसरा क्या होता है, इन इट डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अकर्स। इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का होता है, यहां पर किसका होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का होता है। ओके, अब मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं कि भाई ऐसा क्या होता है इसके अंदर। क्या हुआ बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज भाग लेता है। ओके, यहां पर 6 ग्लूकोज आएंगे और 6 को 6 एटीपी मिल जाएगी। तो आपको 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेंगे। ओके, और अब यह 6 फॉस्फो ग्लूकेनोलैक्टोन में बदलता है। यहां पर वापस आपको 6 राइबुलोज 5 फॉस्फेट मिलते हैं। इस जगह पर 6 NADPH2, ध्यान रखना 6 NADPH2 काम में आती है, और यहां पर भी 6 NADPH2 काम में आती है। आ गई। अब ये आपका राइबोलोज 2 फॉस्फेट और ये आपका राइबोज 5 फॉस्फेट में बदलता है, जो कि 5 कार्बन एटम का होता है, राइबोज। ओके, अब यहां से हमको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मिलता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोल दो या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोल दो। ओके, ये कितने मिलते हैं, 5। तो सपोज करो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 हैं, मैंने 6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोल दिया, तो बात तो एक ही है। लेकिन इन 6 में से 5 तो वापस मिल गए, तो एक ही तो काम में आया आपने। और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए आपने कितनी एनर्जी ली होगी, केवल 1 एटीपी ली होगी। दोबारा 5 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस दे देंगे। ओके, तो एक ही तो इसके अंदर ऐड हुआ, और तो एक को बदलने के लिए 1 एटीपी काम में आई। यहां से लेकर और यहां तक मैनी इंटरमीडिएट रिएक्शन अकर्स। बहुत सारे मध्यवर्ती क्रियाएं होती हैं, जिसमें कि सीडोहेप्टुलोज नामक 7 कार्बन एटम का यौगिक बनता है। ओके, अब हमारे पास में 6 NADPH2 काम में आए, तो कितने हो गए, 6 दूनी 12। NADPH2 मिला, तो इसको अपन यूं करना था, सॉरी। तो यहाँ कितने मिले, 12 NADPH2 ये मिले, ये अपने को मिले 12 ATP मिले। 12 क्यों, 12 गुणा 3, 6 तिया 18, तो 6 तिया 18। यहाँ पर भी कितने मिलेंगे, 6 तिया 18, तो टोटल कितने हुए, 36 ATP। उनमें से काम कितने आया, 1 आ गया इसमें। तो 1 ग्लूकोज से
आपको कितनी एटीपी मिलेगी? 35 एटीपी मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। आया? 6 एनएडीपी पैदा हुए, यहां भी पैदा हुए, और 6×18 6×18 36 एटीपी मिली। 1 एटीपी यहां पर काम में आ जाती है, 1 को माइनस किया तो 35 एटीपी हमारे पास में आ गई। क्वेश्चन ये बनता है कि पीपीपी में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मिलती है? तो आंसर जाता है 35 एटीपी एनर्जी मिलती है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता साहब, आ गया समझ में? वहां पर ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं होता, वहां एक अलग प्रकार का चक्र होता है, उसको बोलते हैं ईडी साइकिल, एंटरनल डोड्रॉफ साइकिल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस की बात भी कर लेते हैं अपन लोग, तो 2 एटीपी मिलती है। 2 एटीपी से क्या होना है? हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्वेश्चन ये बना था कि आरबीसी में तो कुछ है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, कोई गोल्जी बॉडी नहीं, ईआर नहीं, तो फिर आरबीसी 120 दिन तक ऊर्जा कहां से प्राप्त करती है? नोट कर लो, आरबीसी पीपीपी से एनर्जी लेती है। क्या? पीपीपी से एनर्जी लेती है। बात समझ में आ गई? अब हम चले, ये हमारा पीपीपी खत्म हो गया। पीपीपी के बाद में वो पूछते हैं भाई इससे एनर्जी जो निकलती है उसका क्या कार्य होता है? देखो, पीपीपी से जो एनर्जी निकलती है उसमें जो नवजात ऊतक होते हैं वो तो केवल क्रेब्स चक्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जो परिपक्व हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो पीपीपी से भी लेते हैं और अन्य माध्यम से भी एनर्जी को लेते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अमीनो एसिड बनाने में, राइबोज बनाने में, डीऑक्सीराइबोज बनाने में, एटीपी बनाने में, प्यूरीन बनाने में, पिरामिडीन बनाने में, आप और तो और इसी को ले लो, राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है उसको ले लो। राइबोलोज 5 फॉस्फेट को यदि आप देखोगे तो रुबिस्को ही तो है बेटा। ये क्या है? ये रुबिस्को दुनिया में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा के अंदर प्रोटीन जो होता है, आ गया, वो इसी पे तो क्रिया करता है। और अगर ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट नहीं होवे तो केल्विन चक्र ही नहीं होगा। केल्विन चक्र नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो खाद्य श्रृंखला नहीं होगी, खाद्य श्रृंखला नहीं होगी तो पूरा का पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे पास में एक और पॉइंट कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर और साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू द साइटोसोल, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर। तो उसने बोली सर हमारे यहां पर कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती है, बल्कि ईडी साइकिल होता है, उसको बोलते हैं एंटरनल डोड्रॉफ साइकिल। ये एंटरनल डोड्रॉफ साइकिल क्या होता है और इससे कितनी एनर्जी मिलती है, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तत्पश्चात विल टॉक अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेस्पिरेशन। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग, या वो लिखेंगे अपन लोग रेस्पिरेटरी कोशेंट। ओके, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वह क्या होता है वो भी मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ हमारा आज का पोर्शन समाप्त होता है। थैंक यू।